साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग। साथियों, मैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास या पाठ्यक्रम जो चला रहा हूँ, इस पाठ्यक्रम की कड़ी में आप लोगों को अभी हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास वहाँ बता दिया हूँ। उसके बाद हम आप लोगों के लिए विश्व भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व भाषा की उत्पत्ति एवं विकास में जो प्रमुख प्रश्न है, जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि असिस्टेंट प्रोफेसर आदि जो केवीएस, एनबीएस चाहे किसी भी राज्य की परीक्षा हो, लिए जो प्रश्न बनते हैं, उनको हमने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अब तक जितना हमने खंगाला किताबों को, उनमें से जो मिला हमें, तो उन्हीं चीज़ों को हमने विश्व भाषा की उत्पत्ति एवं विकास में अपना सिलेबस का भाग बनाया, अपने प्रसंग में शामिल किया है। तो विश्व भाषा की उत्पत्ति एवं विकास में हम पिछली वीडियो हम विश्व भाषा संबंध में भार यूरोपीय भाषा की शाखाएं और उनकी जो ध्वनियाँ आदि रही हैं, उनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। और हमने भार यूरोपीय भाषा की शाखाएं जो थी, शतम वर्ग और केंतुम वर्ग के बारे में चर्चा कर दिया है। ये जो भार यूरोपीय भाषा की शाखाएं हैं, इन्हें 100 के नंबर पर रखा गया है, 100 के आधार पर निर्धारित किया गया है। जिसे संस्कृत में शतम कहा जाता है, वो 100 है, शतम माने 100। वहीं केंतुम का अर्थ है लैटिन में 100 का माना जाता है, इसलिए शतम और केंतुम यह दो वर्ग में भार यूरोपीय भाषा परिवार की शाखा जो है, यह दो वर्ग में शतम वर्ग और केंतुम वर्ग में बांटी गई है। अब भार यूरोपी की बात पहले समझ लीजिए। भार यूरोपी मतलब भारतीय और यूरोपी और एशिया। तो यूरोपी यूरेशिया, तो एशिया और यूरोप का जो भाग है, वो भार यूरोपी यानी कि भारत से संबंधित कर करके, यानी कि खास तौर से यूरोपीय क्षेत्र जो रहे हैं उनसे संबंधित कर करके इसका भाषा वैज्ञानिकों ने भार यूरोपी नाम रखा है। भार यूरोपी यानी मतलब कि भारत और यूरोपीय देश की जो भाषाएं हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास है कि मानव सभ्यता कहीं न कहीं, सभ्यता से पहले जो मानव की उत्पत्ति और मानव ने बोलना शुरू किया, तो कहीं न कहीं भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने प्रकृति से ही सीखा। और मनुष्य हर जगह धरती पर नहीं एक साथ पैदा हुआ, कहीं न कहीं विशेष रूप से उसकी उत्पत्ति हुई और वह विभिन्न कालों जैसे ताम्र युग, पाषाण युग, लौह युग होते हुए सभ्यता के युग में प्रवेश किया और उसने शुद्ध रूप से बोलना शुरू किया। तो मनुष्य कहीं न कहीं जब प्राचीन काल में उसकी एक साथ एक 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 कबीले में, एक ख़ैमे में रहने की मजबूरी हुआ करती थी। कारण ये था कि उस समय इतनी शांति व्यवस्था नहीं थी। तमाम तरह के जंगल हुआ करते थे, जंगलों में ही जीवन हुआ करता था। वो लोग जहाँ देखते थे सुविधा, वहाँ एक होकर के कबीले बना करके, कबीला-कबीला करके रहा करते थे। यह कबीला यायावारी हुआ करता था। यायावारी यानी घुमक्कड़ हुआ करता था, कहीं स्थिर नहीं रहता था। इसका कारण ये था कि इन्हें आए दिन भोजन की समस्या, रहने की समस्या आदि की समस्या से सामना करना पड़ता था, तो ये लोग एक बन के रहा करते थे। तो जब इनको एक साथ एक ही जगह नहीं मिला, तो जिनकी संख्या ज़्यादा हुई धीरे-धीरे, ये चारों तरफ धरती पर बिखरने लगे और अपनी जो एक साथ रह रहे थे, जो भाषाएँ बोल रहे थे, भाषा की जो मूल प्रवृत्ति है थी, वो भी साथ लेकर गए। और देखिए, भाषा वैज्ञानिकों ने साफ-साफ कहा है, इसकी वीडियो पहले हमने डाल दिया है, कि जो भाषा है, ये कहीं न कहीं इसका जो मूल रूप है, मूल धातु है, वो कभी नहीं बदलती। भले ही सदियाँ बदल जाएँ, सदियों के बाद भाषाएँ बदल जाएँ, लेकिन उसके मूल में उस धातु धातु वो पड़ी रहती है। इसका उदाहरण हमने इसके पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। जैसे भ्राता ब्रदर, मदर मदर, मदर माता, पीटर पिता का उदाहरण हमने दिया। कि जो धातु, मूल धातु, भाषा की जो मूल प्रवृत्ति रही है, वो कभी नहीं बदलती है। उसका मूल में परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं यूरोपीय, देखिए, विश्व भाषा के वर्गीकरण में हम भारत और यूरोप के बीच के जो इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय और एशियाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करके या पलायन करके इस देश में आए और यहीं
कि संस्कृति सभ्यता में इसी भाषा में रच बस गए। तो अपनी साथ उन्होंने भाषा लेकर आए और यहाँ की जो भाषा थी उससे मिले, तो इनसे मिलन से एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, एक नई भाषा की उत्पत्ति हुई। तो कहीं न कहीं धरती पर लोग पलायन करके ही कहीं न कहीं आए हैं। कहीं कोई किसी का जैसे कहा जाता है कोई मूल निवासी नहीं है, कहीं न कहीं सब कहीं न कहीं से पलायन किए हैं। तो पलायन करके ही मनुष्य अपने इस प्रवृत्ति में आज आया है। तो भाषा के संबंध में यह भाषा वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि भाषा की जो मूल प्रवृत्ति है, जो मूल तर्क होता है, इसकी जो धातु वो कभी नहीं बदलती है। अति प्राचीन काल में जब लोग अपने यायावारी के खोज में, अपने आए दिनचर्या की खोज में जब निकले, तो वो भाषा वहाँ से 2 भागों में टूटकर अलग-अलग दिशाओं में गई, लेकिन इसकी मूल धातु, मूल प्रवृत्ति कभी नहीं बदली। तो जब वहाँ से लोग यहाँ आए भारत में, तो यहाँ और वहाँ की जब भाषा वैज्ञानिकों ने इसे खोजना शुरू किया, जब इन्होंने वर्गीकरण करना शुरू किया, तो कहीं न कहीं देखा इसका जो मूल है, कहीं न कहीं यूरोप से जुड़ा है। किसी न किसी पहाड़ी से, किसी न किसी जंगल से, किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा है। तो उन्होंने इसकी जड़ खोजनी शुरू की। जड़ खोजा तो देखा कि भारत और एशिया, यूरोप यूरोप यानी कि भारत, यूरेशिया अर्थात भारत, यूरोप दोनों से मिलती-जुलती हैं, इनके मूल रूप वहाँ मिल रहे हैं। तो ये जड़ तक जब पहुँच गए तो इन्होंने इसका नाम रखा भारत और यूरोप से मिला कर के इन्होंने इस प्रकार से भारत यूरोप यानी कि भार यूरोपी और भार यूरोपी के आगे इन्होंने परिवार रख दिया। तो परिवार का मतलब ये होता है कि ये परिवार है, परिवार में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। लेकिन जो भाषा की बात आती है तो सब भाषा वही बोलते हैं। इनका कहीं न कहीं जो विश्व के लोगों का था, उनका परिवार एक ही था पहले प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में। तो कहीं न कहीं किसी न किसी एक जगह से ये लोग पलायित हुए और अपने भाषा को लेकर वहाँ आए और यहाँ भारत में संक्रमण हुआ और जब भाषा वैज्ञानिकों ने खोजा, तो देखा कि वहाँ जब मिल रही थी इसलिए उन्होंने नाम दे दिया भार यूरोपी भाषा और परिवार यानी कि ये परिवार आपस में मिल रहे हैं। तो यह भार यूरोपी भाषा परिवार कहलाया। तो परिवार जो भार यूरोपीय भाषा परिवार कहलाया, इस परिवार को भाषा वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बाँट दिया। ये जो भाग बनाया उन्होंने 100 के आधार पर बनाया, 100 संख्या के आधार पर बनाया, 100 संख्या यानी कि शतम। संस्कृत में जब जाएँगे तो शतम का अर्थ 100 होता है। वहीं जब लैटिन में देखेंगे तो आप केंतुम का अर्थ होता है 100। तो इन्होंने दोनों शब्दों का अर्थ 100 है और इसी 100 के आधार पर भाषाओं का इन्होंने वर्गीकरण किया क्योंकि भारत और यूरोप और यूरेशिया का जो मूल रूप है, भाषा का जो मूल रूप है वो कभी नहीं बदला। उसकी धातु आज भी अपने स्वरूप को बनाए हुए है। इसीलिए इन्होंने इसका नाम भार यूरोपी भाषा परिवार रखा। परिवार को 2 भागों में बाँट दिया, एक शतम वर्ग, एक केंतुम वर्ग। तो आज का प्रसंग हमारा है भार यूरोपी भाषा परिवार और इस भार यूरोपी भाषा परिवार की 2 शाखाएँ, एक शतम वर्ग की शाखा, एक केंतुम वर्ग की शाखा। तो आइए हम इसको लिखित रूप में जानते हैं कि शतम वर्ग तथा केंतुम वर्ग में जो प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित आपको जानकारियाँ हम बता देते हैं। खास तौर से यह नेट जेआरएफ में पूछता है, कुछ टीजीटी-पीजीटी में भी पूछ देता है। तो कहीं हमने जो निर्धारित किया है उसमें हमने कहा है कि मैं संपूर्ण पढ़ाऊँगा, कहीं कुछ छूटने नहीं पाएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये चीज़ें यहाँ से नहीं आई है, कहाँ से आई हैं। तो आइए जानते हैं शतम और केंतुम वर्ग भाषा परिवार, ठीक है? तो भार यूरोपी भाषा परिवार यानी शतम वर्ग अर्थात शतम 100 वर्ग और केंतुम वर्ग के बारे में विस्तार से आइए जानते हैं, ठीक है? दोस्तों आइए हम इसका वर्गीकरण करते हैं। इसकी 2 शाखाएँ भारत-रूपी भाषा परिवार की लिख लीजिए कि 2 शाखाएँ हैं। 2 शाखाएँ पहली शाखा यहाँ तक आ रहा है ना देखिए, ये वाला? तो पहली शाखा को इन्होंने शतम वर्ग में रखा। शतम वर्ग। शतम वर्ग में इन्होंने कौन-कौन सी भाषाओं को इन्होंने रखा इसको लिख लीजिए। शतम वर्ग में
भारत ईरानी शाखा, भारत ईरानी ईरानी शाखा, ठीक है। भारत ईरानी शाखा को सतम वर्ग में इन्होंने रखा। इसी भारत ईरानी शाखा को आर्य शाखा कहा जाता है या आर्य भाषा, आर्य शाखा लिख लीजिए या आर्य भाषा शाखा लिख लीजिए। इसे आर्य शाखा या आर्य भाषा शाखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतम वर्ग में यही भारत ईरानी शाखा या आर्य शाखा शामिल किया गया है। सतम वर्ग में एक बाल्टो स्लोविक परिवार को शामिल किया गया है। किसको? बाल्टो बाल्टो स्लोविक, स्लोविक, ठीक है। ये पूछा है, याद रखिएगा। बाल्टो स्लोविक किस शाखा में है? सतम वर्ग में आती है, ठीक है। बाल्टो स्लोविक सतम वर्ग में जो भाषा शाखा है, बाल्टो स्लोविक शाखा, वो सतम वर्ग में आती है। तीसरा है आर्मीनी शाखा, आर्मेनिया की, ठीक है। आर्मीनी शाखा अर्थात यह आर्मेनिया आदि की शाखा है। चौथा जो शाखा इसमें शामिल की गई है कौन सी? अल्बानी, अल्बानी शाखा, अल्बानी, अल्बानी शाखा, किसना? अल्बानी शाखा। इसी अल्बानी शाखा को इलीरियन सभ्यता कहा जाता है। इलीरियन शाखा, इलीरियन, इलीरियन शाखा, अल्बानी शाखा या इलीरियन शाखा, याद रखिएगा कि सतम वर्ग में भारत ईरानी शाखा या आर्य शाखा, बाल्टो स्लोविक शाखा, आर्मीनी शाखा तथा अल्बानी या इलीरियन शाखा। यह कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। यह बार बार पूछा जाता है। इसको तो बहुत ढंग से पढ़िएगा क्योंकि पीएचडी आदमी पूछता ही रहता है। तो सतम वर्ग की शाखा भारत ईरानी शाखा, जैसे आर्य शाखा या भारत ईरानी शाखा, बाल्टो स्लोविक शाखा, आर्मीनी शाखा तथा इलीरियन शाखा। तो याद रखिए, सुनिए, सुनते जाइए, बार बार सुनेंगे याद हो जाएगा। लिखने का कोशिश कम करिए, बार बार हमारी वीडियो को देखिए, हमारा व्यूज भी बढ़ेगा और आपको आपके मेमोरी में भी बैठता जाएगा, स्मृति में भी, स्मृति पटल पर जाकर यह चिपक जाएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए भारत ईरानी शाखा या इसे आर्य शाखा कहा गया। बाल्टो स्लोविक शाखा, ये भी सतम वर्ग में है। तो भारत ईरानी शाखा सतम वर्ग में या आर्य शाखा शतम वर्ग में। बाल्टो स्लोविक शाखा भी सतम वर्ग में। आर्मेनिया की आर्मीनी शाखा, ये भी सतम वर्ग में रखी गई है तथा अल्बानिया या इलीरियन की शाखा, अल्बानिया शाखा, अल्बानी शाखा या इलीरियन शाखा, ये भी सतम वर्ग में रखी है। बार बार पूछा गया है, यह प्रश्न बहुत हार्ड है, इसको जरूर पूछा जाता है। दूसरा केंतुम वर्ग, दूसरा वर्ग है भारतीय भाषा का केनतुम, केंतुम वर्ग, ठीक। केंतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषा रखी, भाषा जो शाखाएं आती हैं? तो केंतुम वर्ग में कौन कौन सी आती है? केल्टिक, इटैलिक या लैटिन। केंतुम में केल्टिक, केल्टिक, इटैलिक, इटली वगैरह, इटैलिक, इटैलिक या इटली को ही लैटिन कहा जाता है, ठीक है। लैटिन, इटैलिक या लैटिन। इसी में ग्रीक भी आती है, ठीक है। ग्रीक भाषा, ग्रीक, ग्रीक या इसको, इसी ग्रीक को हेलेनिक, नहीं, यही ग्रीक या हेलेनिक, हेलेनिक, इसे हेलेनिक के भी नाम से जानते हैं। तो ग्रीक, हेलेनिक, ठीक है। तो यहाँ कहता, ठीक है, ऐसा कर दे रहे हैं, ग्रीक, हेलेनिक। तो केल्टिक, इटैलिक या लैटिन, ग्रीक, हेलेनिक, जर्मनिक, ट्यूटोनिक,
जर्मनिक या ट्यूटोनिक, ट्यूटोनिक या केंटुम वर्ग में आती है। जर्मनिक या ट्यूटोनिक केंटुम वर्ग में आती है। एक और आती है कौन, हित्ती और तोखरी। हित्ती, हित्ती तथा तोखरी, ये बहुत ज्यादा पूछा है कि हित्ती तोखरी किस में आती है। तोखरी, ठीक है, हित्ती और तोखरी शाखाएं, ठीक, मिलाकर शाखाएं हित्ती और तोखरी। केल्टिक, इटैलिक या लैटिन, ग्रीक या हेलेनिक, जर्मनिक या ट्यूटोनिक, हित्ती और तोखरी या केंतुम वर्ग में ये शाखाएं आती हैं। ये बार बार पूछता है, याद रखिएगा, नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो केंतुम वर्ग में केल्टिक, इटैलिक या लैटिन, ग्रीक या हेलेनिक, जर्मनिक, ट्यूटोनिक, हित्ती, तोखरी आदि शाखा की भाषाएं आती हैं। ठीक है, अब आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इनको लिख लीजिए, नहीं तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी से बन जाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बता देते हैं। तो हम आपको जा रहे हैं विस्तार से बताने, याद रखिएगा, इसको विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको केंतुम वर्ग की शाखा को बताएंगे, क्योंकि ये छोटा है। केंतुम वर्ग की शाखा बहुत छोटा में बताकर खत्म करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। बस इससे ये बनते हैं, इसके अंदर जो पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत उससे बन जाते हैं। तो केंतुम वर्ग की शाखा हम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद शतम वर्ग। शतम वर्ग की शाखा बहुत लंबी शाखा है। भारत ईनानी जो शाखा चलेगी वो 10-15 वीडियो बन जाएगी उसमें। इसीलिए हम पहले केंतुम वर्ग की शाखा को आइए आपको हम पढ़ा देते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। दोस्तों ये केंतुम वर्ग के बारे में जान लीजिए। जो केंतुम वर्ग है, इसका जो प्राचीन क्षेत्र, ठीक है, ये प्राचीन लिख लीजिए। प्राचीन क्षेत्र जो था वो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और एशिया माइनर तक, यह केंतुम वर्ग की भाषाएं ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन तथा एशिया माइनर तक यह भाषा क्षेत्र विस्तृत रूप से फैला हुआ था। केंतुम वर्ग ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन तथा एशिया माइनर तक। लेकिन वर्तमान समय में, इस समय अगर जो भाषा वैज्ञानिकों ने जाकर खोजा है वहां, तो इस समय यह केंतुम वर्ग की जो शाखाएं हैं, ये भाषाएं हैं, ये उत्तर पश्चिम फ्रांस, आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड और कार्नवाल में थोड़ा बहुत, अंशतः कार्नवाल में भी इस वर्ग का विस्तारण है, केंतुम वर्ग का। तो केंतुम वर्ग का जो प्राचीन क्षेत्र था वो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और एशिया माइनर तक था। लेकिन इस समय उत्तरी पश्चिमी फ्रांस, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और कार्नवाल तक इसका विस्तारण है। केंतुम वर्ग में और एक चीज और जान लीजिए कि जो केंतुम वर्ग है वो इसको 3 भागों में बांटा गया है। केंतुम को, इसको 3 शाखा है। केंतुम वर्ग की 3 शाखाएं हैं। एक है गैलिक शाखा, लिख लीजिए, पूछ सकता है। गैलिक शाखा शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, लिखे रहिए, थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा तो हो सकता है पूछ दे तो दिक्कत हो जाएगी। इसकी 3 शाखाएं केंतुम वर्ग कौन सी है? केंतुम वर्ग में इसमें एक चीज थोड़ा मिस्टेक हुआ है। केंतुम वर्ग जो केल्टिक शाखा हम पढ़ा रहे हैं, ये केल्टिक शाखा, पहला हमने बता दिया ना, केल्टिक शाखा, केल्टिक शाखा। केंतुम वर्ग में हम केल्टिक शाखा पढ़ा रहे हैं। तो केंतुम वर्ग में जो केल्टिक शाखा है, इसको समझिए, यहाँ से जो केल्टिक शाखा है इसका विस्तारण जो प्राचीन क्षेत्र था वो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और एशिया माइनर है। इसको सुधार लीजिए, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है देखने में। तो पहला केंतुम वर्ग की 3 शाखाएं नहीं, बल्कि
इसमें केंतुम वर्ग में केल्टिक शाखा के 3 शाखा, और केल्टिक शाखा का जो विस्तार था, हम केल्टिक के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो हमने बताया है ना उसमें, इसके पहले में, तो केल्टिक शाखा इसके अंतर्गत आती है। तो केल्टिक शाखा का जो क्षेत्र है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और एशिया माइनर तक विस्तृत था। लेकिन इस समय जो केल्टिक शाखा का जो विस्तारण कहाँ था, यह उत्तरी पश्चिमी फ्रांस, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थोड़ा बहुत कार्नवाल में इसका विस्तारण है, केल्टिक शाखा के बारे में। ठीक है, इस केल्टिक शाखा की 3 शाखाएं हैं। ठीक है, इसी केल्टिक की 3 शाखाएं हैं। पहली गैलिक शाखा, तो केंतुम वर्ग हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा शुरू शुरू में बोलने में देखने में मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिएगा। तो केंतुम वर्ग में पहला हम पढ़ा रहे हैं केल्टिक शाखा। केल्टिक शाखा का विस्तारण ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन तथा एशिया माइनर तक था। वहीं इसका वर्तमान क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी फ्रांस, आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड और थोड़ा बहुत कार्नवाल का क्षेत्र था, याद रखिएगा। तो इस केल्टिक शाखा का जो विस्तारण था प्राचीन काल में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन तथा एशिया माइनर तक था। वर्तमान में जो भाषा वैज्ञानिकों ने इसको पाया है, कहाँ तक, उत्तरी पश्चिमी फ्रांस, थोड़ा बहुत कार्नवाल, आयरलैंड और स्कॉटलैंड तक यह केल्टिक शाखा का विस्तारण है। केल्टिक शाखा की 3 शाखाएं हैं, यह पूछा है। इसमें गैलिक शाखा किसके अंतर्गत है, तो गैलिक शाखा केल्टिक शाखा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो केल्टिक शाखा की पहली शाखा है गैलिक शाखा। ठीक है, दूसरी शाखा कौन सी है, गोइडिल, गोइडेली आयरिस, गोइडेली, गोइडेली आयरिस, आयरिस, गोइडेली आयरिस, स्कॉच मैक्स, स्कॉच मैक्स। ठीक है, दूसरी शाखा किसकी है, कौन, केल्टिक की दूसरी जो शाखा है गोइडिली आयरिस स्कॉच मैक्स शाखा है। और तीसरी जो शाखा है, इसकी तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है, वो ब्रदानी या गौलिक है। ब्रदानी, ब्रदानी या इसे गौलिक, गौलिक भी कहते हैं। यह पूछ चुका है, याद रखिएगा। ये गैलिक शाखा पूछ चुका है, एक बार बना है प्रश्न, गैलिक शाखा। याद रहे कि केल्टिक शाखा की 3 शाखाएं कौन सी, गैलिक शाखा, गोइडेली आयरिस, स्कॉच मैक्स शाखा, और तीसरा है ब्रदानी या गौलिक शाखा। तो गैलिक और गौलिक किसमें आता है, केल्टिक में। ये पूछा था कि गैलिक किस शाखा के अंतर्गत है, तो ये केल्टिक शाखा के अंतर्गत है, ये प्रश्न बना था। गैलिक शाखा किसके अंतर्गत है, केल्टिक शाखा। तो गैलिक, गोइडेली और ब्रदानी या गौलिक। गौलिक किसे कहें, तो ब्रदानी को ही गौलिक कहा गया है। तो केल्टिक शाखा के अंतर्गत ही गैलिक शाखा, गोइडेली आयरिस, स्कॉच मैक्स, ब्रदानी या गौलिक शाखा। तो गैलिक और गौलिक यही केल्टिक की उपशाखाएं हैं। ठीक है, केल्टिक शाखा में वेल्स, आयरिश की भाषाएं भी आती हैं। इसमें थोड़ी वेल्स तथा आयरिश, आयरिश का भी क्षेत्र शामिल है। यहाँ की भी भाषाएं इस केल्टिक में भी, वेल्स तथा आयरिश की भाषाएं भी केल्टिक शाखा में आती हैं। ये हो गया केंतुम वर्ग की पहली भाषा शाखा, केल्टिक शाखा, लिख लीजिए इसे। अगला हम बताने जा रहे हैं इटालियन या लैटिन शाखा। तो दोस्तों दूसरी शाखा है इटैलिक या लैटिन शाखा। याद रखिएगा, केंतुम वर्ग की जो दूसरी शाखा है, जो इस शाखा के अंतर्गत कई शाखाएं रखी गई हैं, तो उनमें पहला हमने आपको केल्टिक वर्ग की शाखाएं रखा दिया, उसका विस्तारण हमने बता दिया। एशिया माइनर तक था, वर्तमान में कहाँ तक था, उसमें 3 भाग, गैलिक, गॉलिक और स्कॉच 3 भाग किए गए हैं। उसमें गैलिक, गॉलिक और स्कॉच के बारे में पूछा है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा विस्तार से।
अब दूसरी शाखा इटैलिक या लैटिन शाखा, इसे लातिनी भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लातिनी, लातिनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे इटैलिक, लैटिन या लातिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता एक और है कि जो रोमांस की भाषाएं हैं इसी भाषा से निकली हैं, लातिनी से ही निकली हैं। इसकी विशेषता लिखते जाइए, क्या है? रोमांस पूछता है, रोमांस की भाषाएं, रोमांस की भाषा, रोमांस की भाषा का जनक कौन है? ठीक है, यह लैटिनी या इटालियन, यह रोमांस की भाषा का जनक है। रोमांस की भाषाएं इसी इटालियन, लैटिन या लातिनी से निकली हैं। यह भाषा केंतुम परिवार की प्राचीन भाषाओं में से है। केंतुम परिवार में जो सबसे प्राचीन भाषाएं हुआ करती थी उनमें की यह भाषा कौन? इटालियन या लैटिन। और इतनी प्राचीन है ये इटालियन या लैटिन कि प्राचीन से लेकर अब तक भी इसने भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है। यह रोम की भाषा थी। किसकी भाषा थी? इटालियन, लैटिन या लातिनी, रोम की भाषा थी। रोम की भाषा, ठीक, प्राचीन काल में भी रोम की भाषा थी और आज भी अपना अस्तित्व इसने बनाए रखा है। इसकी दो प्राचीन भाषाएं आस्कन और आम्ब्रियन समाप्त हो चुकी हैं। इनमें आस्कन और आम्ब्रियन भाषा भी आती है। इनमें आस्किन, आस्किन तथा आम्ब्रियन, आम्ब्रियन, यह दो भाषाएं यह समाप्त हो गई हैं, समाप्त हो चुकी हैं। इसमें दो भाषाएं आस्किन और आम्ब्रियन आती थी जो अब समाप्त हो चुकी हैं। इसका अस्तित्व केवल पुरालेखों में ही मिलता है। यह समाप्त है, यह केवल पुरालेख में ही मिलते हैं, पुरालेखों में ही मिलता, लेखों में ही है। ठीक है, यह इसमें इटालियन या लैटिन या लातिनी की इस भाषा से विशेषता यह है कि रोम की भाषा थी या रोमांस की भाषा थी, इसी से रोमांस की भाषा निकली है। आस्किन और आम्ब्रियन दो प्राचीन शाखाएं थी इसकी, खत्म हो चुकी हैं अब। ठीक है, यह केवल पुरालेखों में ही मिलती हैं। इसका अस्तित्व केवल पुरालेखों में ही मिलता है। इटालियन की सर्वप्रमुख भाषा लैटिन है। ठीक है, ये इटालियन, लैटिन सब एक ही में आते हैं, लाटिनी। तो इसकी सर्वप्रमुख भाषा कौन है? लैटिन। प्रश्न बनता है इटालियन की, इटालियन, इटालियन की प्रमुख भाषा कौन है? प्रमुख भाषा लैटिन है, लैटिन। इटालियन की प्रमुख भाषा कौन है? लैटिन। तो इटालियन की जो सबसे प्रमुख भाषा कौन है? वो लैटिन है, जो कि आरंभ में लैटियस प्रदेश की भाषा थी। यह लैटियस प्रदेश की भाषा थी ये। ठीक है, प्रारंभ में यह लैटिस देश, लैटिस की भाषा थी। प्रारंभ में यह लैटिस की भाषा थी। 19वीं शताब्दी में यह यूरोप में धार्मिक भाषा बन गई। यही लैटिन भाषा 19वीं शताब्दी में, यही लैटिन 19वीं सदी में, ठीक है, धार्मिक भाषा बन गई। जैसे भारत की धार्मिक भाषा कौन है? संस्कृत है। ठीक है, उसी प्रकार से 19वीं सदी में यह लैटिन भाषा धर्म की भाषा बन गई। भारत में जिस प्रकार से संस्कृत ही भगवान केवल संस्कृत भाषा समझ पाते हैं, तो सारा क्रियाकर्म, सारा कार्य संस्कृत में ही करवाते हैं पंडित जी लोग। भारत का दुर्भाग्य है कि भगवान को केवल संस्कृत भाषा समझ में आती है, जबकि संस्कृत से पहले वैदिक भाषा हुआ करती थी, वो भी भारत के भगवान को समझ में नहीं आती है। न तो पाली भाषा, बुद्ध की भाषा समझ में आती है भगवान को,
ना ही जैनों की भाषा समझ में आती है, ना तो अपभ्रंशों की भाषा समझ में आती है, भगवान को केवल संस्कृत भाषा समझ में आती है। उसी प्रकार से इटालियन की जो प्रमुख भाषा लैटिन है, यह 19वीं शताब्दी में यूरोप की धर्म की भाषा बन गई। लैटिन की बोलचाल रूप में इटालियन, फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेन, रोमानी भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इसी भाषा से किसकी लैटिन से ही किसी इसी लैटिन से कौन कौन सी भाषा हुई? इस लैटिन में कौन कौन सी आते हैं? ठीक है, याद कर लीजिए। लैटिन से ही किसकी किसकी उत्पत्ति हुई? लैटिन से उत्पत्ति, लैटिन से उत्पत्ति भाषा। ठीक, कौन कौन सी भाषा हुई लैटिन से? कौन कौन सी? इताली, इटली की इताली, फ्रेंच, इताली, फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेनी, पोर्तुगीज, स्पेनी, पोर्तुगीज, स्पेनी, रोमानी तथा रोमानी। ठीक है, इसी लैटिन से इटालियन, इतालीय, इताली, फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेनी तथा रोमानी भाषा, इसी लैटिन भाषा से इन सबों की उत्पत्ति हुई। आपका बाइबिल, जो बाइबिल भी है, जो बाइबिल है, यह भी न्यू टेस्टामेंट लैटिन में लिखा है। जो बाइबिल है, बाइबिल ग्रंथ किसमें लिखा है? न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट लैटिन में लिखा है। ठीक है, लैटिन में लिखा है। याद रखिए कि जो बाइबिल ग्रंथ है वह न्यू टेस्टामेंट लैटिन भाषा में लिखा गया है। ये हो गया इटालियन शाखा, केंतुमबर्ग की इटालियन शाखा। इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लिए, तब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, दूसरी शाखा ग्रीक हेलेनिक शाखा। ठीक है, ग्रीक हेलेनिक शाखा, इसे ग्रीक शाखा भी कहते हैं। यही क्या है? ग्रीक शाखा है। यह शाखा सर्व केंतुमबर्ग की, जो पूछता है कि केंतुमबर्ग की सबसे प्राचीन शाखा कौन है, तो यही केंतुमबर्ग की सबसे प्राचीन शाखा है। ठीक है, प्राचीन शाखा है। ठीक है, कौन? यही ग्रीक शाखा, यही ग्रीक शाखा, ग्रीक सबसे प्राचीन शाखा है। केंतुमबर्ग की सबसे प्राचीन शाखा कौन? ग्रीक शाखा। प्राचीन काल में इस शाखा का प्रचलन ग्रीस, एशिया माइनर, साइप्रस द्वीप तथा एजियन सागर के द्वीप समूह में था। तो प्राचीन इस ग्रीक का जो क्षेत्र कौन कौन सा लिख लीजिए। जो प्राचीन क्षेत्र था, प्राचीन प्राचीन क्षेत्र कौन कौन सा था? ग्रीस, एशिया माइनर, ग्रीस, एशिया माइनर, एशिया माइनर। ठीक है, ग्रीस क्षेत्र था, एशिया माइनर क्षेत्र था, एजियन सागर, साइप्रस द्वीप, साइप्रस द्वीप। ठीक है, साइप्रस, एजियन सागर, एजीन सागर लिख लीजिए, एजीन सागर, एजीन सागर का क्षेत्र। ठीक है,
यह इसका प्राचीन क्षेत्र है। ग्रीक का प्राचीन क्षेत्र, ग्रीक या हेलेनिक भी इसी में आती है। ग्रीक का प्राचीन क्षेत्र ग्रीस, एशिया माइनर, साइप्रस द्वीप, एजियन सागर तक इसका विस्तारण था। इसी प्रमुख उपशाखा, इसकी जो एक प्रमुख उपशाखा है एटिक, आयोनिक एवं डोरिक। होमर के इलियड, ओडिसी महाकाव्य इसी उपशाखा में के मिश्रित बोलियों से निर्मित है। ठीक है, होमर की इलियस, ओडिसी इसी शाखा में, ग्रीक शाखा में ही है। होमर होमर की इलियस, ओडिसी, जो ओडिसी ग्रंथ है, ग्रंथ इसी शाखा, ग्रीक हेलेनिक शाखा में ही लिखा गया। इसी शाखा की भाषाओं के सम्मिश्रित भाषाओं से है। ठीक है, होमर की इलियड, ओडिसी, इलियस, ओडिसी जो है, जो ग्रंथ है होमर का, इलियड, इलियस नहीं बल्कि ये इलियड है। इलियड, ओडिसी ग्रंथ, यह ग्रंथ इसी शाखा की मिश्रित भाषाओं में रचित है। ठीक है, इसी भाषा की मिश्रित बोलियों से निर्मित, किंतु इंग्लैंड की पुस्तक में आयोनिक की प्रधानता है। परवर्ती काल में एटिक गद्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। ईसवी सन के आसपास, यानी कि 1 ईसवी सन के आसपास इस समूह में के कई बोलियों के मिश्रण से एक आदर्श भाषा का निर्माण हुआ, जिसे कोयनी नाम से कोयने कहते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रश्न बनता है, ईसवी सन के आसपास इस समूह की कई बोलियों के मिश्रण से एक आदर्श भाषा। ये समूचा समूह, इसके समूह से एक आदर्श भाषा, एक आदर्श भाषा बनी। ठीक है, इन्हीं के समूह से, इनके मिश्रण के समूह से आदर्श भाषा सन में बनी, सन ईसवी 1 के आसपास बनी। ठीक है, इनकी जो समूह है ग्रीक, हेलेनिक आदि, इनके में और भी बताया, जैसे हमने बताया कि इसमें एटिक, आयोनिक और डोरिक भी थी। एटिक, आयोनिक और डोरिक, इसमें कौन कौन सी थी? एटिक, आयोनिक तथा डोरिक भी भाषाएं इसी में थी। ठीक है, एटिक, आयोनिक तथा डोरिक भाषाएं भी इसी में थी। इन्हीं सभी के मिश्रण से ईसवी सन के आसपास एक आदर्श भाषा बनी। ठीक है, उस आदर्श भाषा को कोयने कहा गया। कोयने, कोयने, कोयने कहा गया। ठीक है, जो इनके मिश्रण से एक आदर्श भाषा, आदर्श भाषा का मतलब वो हो गया जो व्याकरण नियमों को, नियम को मानती है, काव्य शास्त्रीय परंपराओं को मानती है, भाषा वैज्ञानिकों के बनाए गए कानून को मानती है, वही आदर्श भाषा बन जाती है। तो इसी के भाषाओं के समूह से एक आदर्श भाषा बनी जिसका नाम कोयने था। ठीक है, कोयने। वर्तमान ग्रीक की उत्पत्ति इसी, जो वर्तमान ग्रीक की उत्पत्ति हुई है, वर्तमान ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा की उत्पत्ति, उत्पत्ति वर्तमान ग्रीक भाषा की उत्पत्ति इसी कोयने से हुई। ठीक है, उत्पत्ति आदर्श भाषा कोयने से हुई है। ठीक है, कोयने, आदर्श भाषा कोयने से हुई। याद रखिएगा कि प्राचीन काल की जितनी भाषाएं थी उनके समूह से एक आदर्श भाषा कोयने बनी। इसी कोयने से वर्तमान ग्रीक भाषा की उत्पत्ति हुई। वर्तमान ग्रीक भाषा की उत्पत्ति इसी आदर्श भाषा कोयने से हुई। तो पूछता है कि वर्तमान ग्रीक की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह कोयने भाषा से। ठीक है, समझे?
कोयने भाषा से, इसी वर्तमान ग्रीक की उत्पत्ति कोयने भाषा से हुई। यह साहित्य की दृष्टि से संपन्न भाषा है। जो वर्तमान ग्रीक है यह साहित्यिक रूप से संपन्न भाषा है। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात इसी भाषा के लेखक थे। अरस्तु, प्लेटो तथा सुकरात, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो तथा सुकरात इसी वर्तमान आदर्श ग्रीक, इसी कोयने भाषा से निकली हुई ग्रीक भाषा के लेखक या रचनाकार थे। कौन कौन थे? अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। ये रचनाकार के साथ साथ दार्शनिक और राजनीतिज्ञ भी थे। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। इसी कोयने से निकली हुई भाषा से ही ग्रीक भाषा निकली, जो वर्तमान ग्रीक भाषा, इसी वर्तमान ग्रीक भाषा के ही लेखक या राजनीतिज्ञ थे अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, इसी के विद्वान थे। ठीक है, आगे मिटा करके बनाते हैं। और दोस्तों ये लंबी वीडियो हो रही है, इसलिए इसी केंतुम वर्ग का हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। यह पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। अब तुरंत हम मिलेंगे आपको जस्ट अगली वीडियो में। कौन? इसका पार्ट 2 केंतुम वर्ग में, जिसमें होगा केंतुम वर्ग की हमने ग्रीक या हेलेनिक, इटालियन और केल्टिक वर्ग की शाखाओं को पढ़ा दिया है। ठीक है, ग्रीक, हेलेनिक, ये केल्टिक वर्ग, इटालियन वर्ग और ग्रीक हेलेनिक की शाखा पढ़ा दिया है। अब हम जर्मनिक या टीटोनिक को लेकर आएंगे, ठीक है, पार्ट 2 में।